आज हम हिंदी साहित्य के एक ऐसे नाम पर बात करने वाले हैं जिनके बारे में सोचते ही मेरे मन में एक सवाल सा उठता है। एक पत्रकार जिसका काम तथ्यों पर, सबूतों पर टिका होता है, वो एक कवि कैसे बन जाता है जिसका काम सच की गहराइयों में उतरना होता है। हम बात कर रहे हैं रघुवीर सहाय की। हमारे पास रविंद्र पुनिया द्वारा तैयार की गई कुछ जानकारी है जो उनके जीवन और काम पर रोशनी डालती है। तो आज हम इसी विरोधाभास को समझने की कोशिश करेंगे कि सहाय जी के अंदर का पत्रकार और कवि, ये दोनों एक दूसरे से लड़ते थे या एक दूसरे को और बेहतर बनाते थे। और देखिए, ये सवाल ही रघुवीर सहाय को समझने की चाबी है। अक्सर लोग इन दोनों किरदारों को बिल्कुल अलग अलग करके देखते हैं, लेकिन सहाय जी के मामले में ये दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू थे। उनकी पत्रकारिता ने उन्हें वो कच्चा माल दिया, वो कहानियां दी जो सड़कों पर थीं, दफ्तरों में थीं, आम आदमी की जिंदगी में बिखरी पड़ी थीं। और उनकी कविता ने उन कहानियों को वो आत्मा दी, वो आवाज दी जो अखबार की सुर्खियों में अक्सर खो जाती है। तो आज की हमारी ये बातचीत इसी रिश्ते को समझने की होगी। बहुत खूब। तो चलिए शुरू करते हैं। सहाय जी का जन्म 1929 में लखनऊ में हुआ और 1990 में दिल्ली में उनका निधन हुआ। उन्होंने लखनऊ यूनिवर्सिटी से अंग्रेजी साहित्य में एमए किया था। ये बात मुझे हमेशा से दिलचस्प लगती है कि हिंदी के इतने बड़े कवि की नींव अंग्रेजी साहित्य में थी। हाँ, और इसका असर उनके काम पे साफ दिखता है। अंग्रेजी साहित्य ने उन्हें एक बड़ा कैनवस दिया, एक वैश्विक नजरिया दिया। वो सिर्फ अपनी परंपराओं में बंधे नहीं रहे। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है शेक्सपियर के नाटक मैकबेथ का उनका अनुवाद बर्नन वन। ये दिखाता है कि वो दुनिया के बेहतरीन साहित्य से लगातार संवाद कर रहे थे और उसे अपनी भाषा के लोगों तक लाना चाहते थे। लेकिन उनके व्यक्तित्व को जो असली आकार दिया वो उनकी पत्रकारिता ने दिया। वो नव भारत टाइम से जुड़े और फिर लगभग 13 साल तक दिनमान पत्रिका के प्रधान संपादक रहे। और दिनमान उस दौर की कोई आम पत्रिका नहीं थी, है ना? उसका तो एक अलग ही रुतबा था। बिल्कुल। दिनमान उस समय की बौद्धिक और राजनीतिक बहस का एक केंद्र हुआ करती थी। संपादक के तौर पर सहाय जी सिर्फ खबरें नहीं छाप रहे थे, वो देश का मिजाज पकड़ रहे थे। रोज हजारों शब्द, सैकड़ों खबरें, देश के कोने कोने से आती हुई परेशानियां उनकी नजर से गुजरती थीं। मुझे लगता है इसी अनुभव ने उन्हें उस आम आदमी से जोड़ा जिसे वो अपनी कविताओं का नायक बनाते हैं। वो देख रहे थे कि सत्ता कैसे काम करती है, सिस्टम कैसे आम इंसान को पीसता है और लोकतंत्र के वादे जमीन पर कितने खोखले हैं। तो क्या ये कहना सही होगा कि उनकी कविताएं दरअसल खबरों की वो परतें हैं जो अखबार में छप नहीं पाती थी? वो भावनाएं, वो दर्द जो एक पत्रकार को रिपोर्ट में लिखने की इजाजत नहीं होती। आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है। उनकी कविताएं अखबारी रिपोर्ट का एक्सरे हैं। जो खबर में नहीं कहा जा सका वो कविता में कहा गया। और इसका सबसे बड़ा सबूत हमें उनकी कविताओं की भाषा में मिलता है। कोई भारी भरकम शब्द नहीं, कोई अलंकार नहीं, सीधी सपाट रोजमर्रा की भाषा, जैसे कोई आपसे बात कर रहा हो या कोई खबर पढ़ रहा हो। लेकिन उस सीधी सी बात में इतना गहरा व्यंग्य, इतनी पीड़ा छिपी होती है कि वो सीधा दिल पर लगती है। चलिए इसी बात को उनकी कुछ पंक्तियों से समझते हैं। शायद उनकी सबसे ज्यादा जानी जाने वाली पंक्तियां जो आज भी उतनी ही चुभती हैं। राष्ट्रगीत में भला कौन वो भारत भाग्य विधाता है, फटा सुथन्ना पहने जिसका गुण हरचरना गाता है। जब मैं ये पंक्तियां पढ़ता हूं तो मुझे सिर्फ एक गरीब आदमी हरचरना नहीं दिखता, मुझे एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा नजर आता है। आकर्षक बात यही है। सहाय का कमाल ये नहीं है कि उन्होंने गरीबी पर लिखा, वो तो कई लोग लिख रहे थे। उनका जीनियस ये है कि उन्होंने राष्ट्रवाद के सबसे पवित्र प्रतीकों में से एक राष्ट्रगान को सीधे एक आम फटेहाल नागरिक से जोड़ दिया और ये सवाल खड़ा कर दिया कि राष्ट्र असल में है किसका। इन भव्य इमारतों का, इन शानदार समारोहों का, या फिर हरचन्ना जैसे करोड़ों लोगों का जिनका जिक्र तक कहीं नहीं है। फटा सुथन्ना सिर्फ गरीबी का प्रतीक नहीं है, वो उस भव्य भारत भाग्य विधाता के विचार पर एक तमाचा है। वो पूछ रहे हैं कि जिसके नाम पर ये सब हो रहा है वो तो इस तस्वीर में कहीं है ही नहीं। ये तो कमाल की बात है। वो सिर्फ गरीबी नहीं दिखा रहे, वो राष्ट्रवाद के पूरे आइडिया पर ही सवाल उठा रहे हैं कि इसे किसके नजरिए से देखा जाना चाहिए। इसी तरह का एक और तीखापन उनकी दूसरी कविता में दिखता है। निर्धन जनता का शोषण है कहकर आप हंसें, लोकतंत्र का अंतिम क्षण है कहकर आप हंसें। यहां ये जो हंसी है ये किसी भी शोषण से ज्यादा डरावनी लगती है। संवेदनहीनता की हंसी है।
ये उस सत्ता की हंसी है जिसके लिए लोगों का दर्द, लोकतंत्र का खत्म होना, ये सब एक मजाक है, एक चुटकुला है। सोचिए, एक पत्रकार के तौर पर सहाय जी ने ऐसे कितने ही आप देखे होंगे। वो नेता, वो अफसर, वो ताकतवर लोग जो बंद कमरों में ऐसी बातें करके हंसते होंगे। उन्होंने उस हंसी को पकड़ लिया और अपनी कविता में अमर कर दिया। सही बात है। और आप शब्द का इस्तेमाल करके उन्होंने ऐसे किसी एक व्यक्ति तक सीमित नहीं रखा। ये आप कोई भी हो सकता है, सिस्टम, समाज या हम खुद भी, जब हम दूसरों के दर्द को देखकर अनदेखा कर देते हैं। और ये हंसी तो आज भी सुनाई देती है। बस अब शायद सोशल मीडिया के मीम्स और कमेंट्स में इसका रूप बदल गया है, जहां किसी गंभीर त्रासदी पर भी लोग मजाक बना लेते हैं। सहाय आज के दौर को देख रहे थे। बिल्कुल, यही बात उन्हें कालजाई बनाती है। और उनकी पत्रकारिता का सबसे बड़ा इम्तिहान आपातकाल के दौर में हुआ होगा, जब बोलना खतरनाक था, जब अखबारों पर सेंसरशिप थी। इसी दौर में उनका एक संग्रह आया, हंसो हंसो जल्दी हंसो। आपातकाल के उस दौर में ऐसा शीर्षक रखना, हंसो हंसो जल्दी हंसो, ये तो सीधे सीधे सत्ता पे जबरदस्त व्यंग्य था। क्या उस समय इस पे कोई विवाद हुआ था या इसे कैसे लिया गया? देखिए, उस दौर में खुला विवाद करना तो संभव नहीं था, लेकिन ये शीर्षक ही अपने आप में एक राजनीतिक बयान था। ये उस डर और घुटन के माहौल पर एक टिप्पणी थी, जहां सत्ता चाहती थी कि सब कुछ सामान्य दिखे, सब हंसते मुस्कुराते रहें, चाहे अंदर कुछ भी हो रहा हो। ये शीर्षक कह रहा था, हंसो, जल्दी हंसो, इससे पहले कि हंसने पर भी पाबंदी लग जाए। ये कवि की तरफ से प्रतिरोध का एक बहुत साहसी तरीका था। उन्होंने खबरों पर लगी सेंसरशिप का जवाब कविता से दिया। वाह! और जब वो सिर्फ आलोचना नहीं करते, बल्कि बदलाव की बात करते हैं, तो उनकी भाषा में एक अलग ही बेचैनी दिखती है। जैसे ये पंक्तियां हैं, तोड़ो 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 ये पत्थर ये चट्टानें, ये झूठे बंधन टूटें तो धरती का हम जाने। यहाँ एक पत्रकार की तरह सिर्फ समस्या नहीं बता रहे हैं, बल्कि एक एक्टिविस्ट की तरह समाधान की तरफ इशारा कर रहे हैं। पढ़ता पुरानी सड़ी गली परंपराएं और शोषण करने वाले सिस्टम के प्रतीक हैं। वो कह रहे हैं कि जब तक हम इन मानसिक और सामाजिक दीवारों को नहीं तोड़ेंगे, हम कभी जान ही नहीं पाएंगे कि एक आजाद और सच्ची दुनिया कैसी होती है। ये कविता निराशा के खिलाफ लड़ने का एक ऐलान है। उन्हीं काम को पहचान भी मिली। लोग भूल गए हैं संग्रह के लिए उन्हें 1984 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। ये शीर्षक भी कितना कुछ कहता है। एक पत्रकार का सबसे बड़ा डर शायद यही होता है कि लोग जरूरी बातें भूल जाएंगे। और ये शीर्षक उनकी पूरी जिंदगी के काम का सार है। एक पत्रकार और कवि के तौर पर वो जिंदगी भर यही तो करते रहे, समाज को याद दिलाते रहे। वो याद दिलाते रहे कि लोकतंत्र का मतलब सिर्फ वोट देना नहीं होता। वो याद दिलाते रहे कि हर चरना भी इसी देश का नागरिक है। वो याद दिलाते रहे कि सत्ता की क्रूर हंसी को पहचानना जरूरी है। तो जब वो कहते हैं लोग भूल गए हैं, तो ये सिर्फ एक शीर्षक नहीं, ये हमारे समाज पर एक गहरा और दुखद कमेंट है। और अब वो पंक्ति जो मेरे हिसाब से उनके पूरे चिंतन का निचोड़ है। ये सिर्फ कविता नहीं, ये राजनीति और मनोविज्ञान का एक सूत्र है। मनुष्य के कल्याण के लिए पहले उसे इतना भूखा रखो कि वो और कुछ सोच ना पाए, जिसके लिए वो गुलाम होना भी मंजूर करेगा। ये आज के समय में और भी ज्यादा खतरनाक तरीके से सच लगता है। ये पंक्ति सत्ता के मनोविज्ञान को पूरी तरह से खोल कर रख देती है। और यहाँ भूख का मतलब सिर्फ रोटी की भूख नहीं है, ये किसी भी तरह की बुनियादी जरूरत हो सकती है। सहाय हमें ये बता रहे हैं कि लोगों को नियंत्रित करने का सबसे कारगर तरीका है उन्हें उनकी बुनियादी जरूरतों के संघर्ष में ही उलझाए रखना। जब एक इंसान का पूरा दिन, पूरी ऊर्जा सिर्फ अपनी नौकरी बचाने, अपनी ईएमआई भरने या अपने परिवार का पेट पालने में खर्च हो जाएगी, तो उसके पास ये सोचने की ताकत और समय कहाँ बचेगा कि देश में क्या हो रहा है, उसके अधिकारों का क्या हो रहा है या समाज किस दिशा में जा रहा है। एक थका हुआ, डरा हुआ और जरूरतों में उलझा हुआ नागरिक ही एक आदर्श गुलाम है। बिल्कुल। तब वो किसी भी तरह की गुलामी मंजूर कर लेगा, क्योंकि उसके लिए सबसे बड़ी प्राथमिकता जिंदा रहना है, आजाद रहना नहीं। ये एक सार्वभौमिक सच है जिसे सहाय ने बहुत पहले और बहुत साफ शब्दों में कह दिया था। ये उनकी पत्रकार वाली नजर और कवि वाली गहराई का सबसे बेहतरीन संगम है। तो इस पूरी बातचीत को अगर हम समेटें तो रघुवीर सहाय का पत्रकार और कवि होना कोई विरोधाभास नहीं था, बल्कि एक जरूरत थी। पत्रकार के तौर पर उन्होंने समाज का जो एक्सरे देखा, कवि के तौर पर उन्होंने उस एक्सरे की रिपोर्ट दुनिया के सामने रखी। उनकी कविताएं आज भी इसलिए हमसे बात करती हैं क्योंकि वो जिन सवालों से जूझ रही थीं
लोकतंत्र का मतलब, नागरिक का हक, सत्ता का चरित्र, वो सवाल आज भी हमारे सामने खड़े हैं, शायद और भी विकराल रूप में। और उनकी सबसे बड़ी ताकत हमेशा उनकी भाषा रहेगी। इतनी सरल, इतनी सीधी कि कोई भी समझ ले, लेकिन इतनी असरदार कि वो सत्ता के बड़े बड़े सिंहासनों को हिलाने की ताकत रखती है। उन्होंने साबित किया कि सबसे बड़ी और क्रांतिकारी बातें कहने के लिए भारी भरकम शब्दों की नहीं, बल्कि एक ईमानदार और साहसी दिल की जरूरत होती है। रघुवीर सहाय में लिखा था कि सत्ता लोगों को उनकी जरूरतों में उलझाकर कैसे नियंत्रित करती है। इस पर सोचते हुए ख्याल आता है, आज के डिजिटल युग में जहां हमारी ज़रूरतें, हमारी इच्छाएं और हमारी राय सब कुछ डेटा और एल्गोरिदम से बन और नियंत्रित हो रही हैं, क्या सहाय की ये चेतावनी कोई नया रूप ले लेती है? शायद आज की भूख सिर्फ रोटी की नहीं, बल्कि लाइक्स की, व्यूज़ की और कभी न खत्म होने वाले कंटेंट की है। और ये नई भूख भी हमें उन बड़े सवालों को सोचने से रोक रही है जिनकी तरफ सहाय ने इशारा किया था। इस पर सोचना लाजमी है।